Hello friends, welcome to all on our YouTube channel Smartly by SSB Institute. This course is presented to you by me Rashmita Sahu. I have been selected as Police Sub Inspector in the year 2018 through Maharashtra Public Service Commission examination, and in 2019 I have appeared for MPSC Class 1 interview. तो फ्रेंड्स आज हम पॉलिटी लेक्चर सीरीज का 6th चैप्टर देखेंगे, दैट इज़ सिटीजनशिप. तो बिफोर स्टार्टिंग, जो न्यू कमर्स है जिसने मेरे पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली गो थ्रू दैट लेक्चर सो दैट आपको एम लक्ष्मीकांत का जो भी हम पॉलिटी लेक्चर का सीरीज ले रहे हैं वो आपको ठीक से समझ में आएगा. ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स कंटिन्यू नाउ. सो आज हम देखेंगे सिटीजनशिप में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, कौन से राइट सिटीजन्स को मिलते हैं. तो द फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस. कौन से राइट मिलते हैं? द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है. दिस इज रिटन इन आर्टिकल 15. राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी हमारा जॉब्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड होते हैं, तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको. देन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन. इसका मतलब ये है ना. तो फ्रेंड्स एक्चुअली हम लोग ये फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स में हम इसको डिटेल में देखेंगे, तो अभी बस हम इसको ओवरलुक करते हैं. ओके. देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, right to vote in elections to the Lok Sabha and state legislative assembly, right to contest for the membership of parliament and the state legislature, and eligibility to hold certain public offices, that is president of India. So these are some rights which are given to the citizens of India. अलॉन्ग विद दिस राइट्स द सिटीजन्स ऑल्सो ओव सर्टन ड्यूटीज़. मतलब अगर हमें राइट्स मिल रहे तो इसका मतलब यही नहीं ना कि हम लोग सिर्फ राइट्स से एंजॉय करें. वी शुड फॉलो सम ड्यूटीज़. तो थोड़े ड्यूटीज़ दिए गए हैं. तो फॉर एग्जांपल लाइक पेइंग टैक्सेस, रेस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, डिफेंडिंग द कंट्री एंड सो ऑन. हम लोग ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो चैप्टर हम लोग देखने वाले आगे आफ्टर फंडामेंटल राइट्स, हम इसको डिटेल में देखेंगे. In India, both a citizen by birth as well as naturalized citizen are eligible for the office of president. ठीक है. अभी इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि अगर हम कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग खड़ना चाहते हैं, मतलब हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिटीजनशिप कैसे है? बाय बर्थ. अगर हम लोग इंडिया में पैदा हुए तो दैट कैंडिडेट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट फॉर द, मतलब वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है. और नेचुरलाइज सिटीजन मतलब हम लोग आगे देखेंगे कि उसको सिटीजनशिप इंडिया की मिलती है इवन दो ही इज़ फ्रॉम अ फॉरेनर, मतलब वो एक फॉरेन कंट्री का भी हो तो भी उसको अगर सिटीजनशिप मिलती है, ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शंस ऑफ इंडिया. लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है. यूएसए में क्या है? ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ, मतलब जो पर्सन वहाँ पे यूएसए में ही पैदा होता है, बस ही इज़ ओनली एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. ये आपको दो डिफरेंस याद रखना है. दिस पॉइंट इज़ टू बी नोटेड. फ्रेंड्स आप नोट्स बनाएंगे सो दैट आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, वो डिफेंस के हो, रेलवेज़ की हो या अदर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम हो, आपको ये रिविजन के लिए बहुत ईजी होगा. ऐसा नहीं है कि मेरे ही नोट्स बनाओ, आपको जो भी इसमें के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे आप वो नोट्स बना सकते हो. द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. अभी हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ उसको जगह दी गई है. द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11. आर्टिकल 5 to 11 कौन सा है? सिटीजनशिप का जो भी रिलेटेड आर्टिकल्स है दैट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 5 to 11. और उसका पार्ट कौन सा है? पार्ट 2. इसके पहले हमने यूनियन एंड टेरिटरीज देखा था जिसमें आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 दिया गया था. फ्रेंड्स आप थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में देखो, मतलब आपको एक कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, आपको सीरीज समझ में आएगी. It only identifies the person who became citizen of India at its commencement. मतलब at its commencement मतलब कैसे? जनवरी 26, 1950. ठीक है. उस दिन मैंने उस समय जो भी इंडिया के सिटीजन बने थे वो उतने को ही आइडेंटिफाई करता है. अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना कि आपको ये अमेंडमेंट कितने बार हुआ. अभी जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जिसको हम शॉर्ट में सीए बोलते हैं, दैट वाज टोटली न्यूज़. मतलब वो पॉलिटिकल जो भी इशू चल रहा था ना इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब ये कंटिन्यू सीए अमेंडमेंट बिल, उसके ऊपर बहुत लोगों ने मतलब रेस्ट्रिक्शंस लिए थे, बहुत स्टेट्स ने उसको मंजूरी दी थी. तो ये जो भी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सिटीजनशिप.
तो वहाँ पे अमेंडमेंट कब कब हुआ था? इट वॉज ड्यूरिंग 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 एंड 2014 अलॉन्ग विथ 2019. तो फ्रेंड्स कितने बार हुआ था आपको ये याद रखना है. अप टिल नाउ द सिटीजनशिप एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड 9 टाइम्स. पॉइंट टू बी नोटेड. और ये क्वेश्चन अभी आगे के जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, बिकॉज कन्फ्यूजिंग के लिए आपको ये ईयर्स चेंज करके दिए जा सकते हैं. एंड कितने बार हुआ? तो 9 टाइम्स हुआ. आपको ये याद रखना है. ठीक है. The next is, according to the constitution, the following 4 categories of persons became the citizen of India at its commencement on 26 जनवरी 1950. तो 26 जनवरी 1950 जब हमने पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तब सिटीजनशिप कौन मतलब किसको एक्वायर हुआ या तो फिर कौन सिटीजन्स बने, हम ये देखेंगे. अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5. डोमिसाइल्ड इन इंडिया मतलब जो इंडिया में रहता है या तो फिर जो इंडिया का डोमिसाइल है. पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6, मतलब जो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आया है. ओके. पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आया है, वो पर्सन को भी वहाँ पे सिटीजनशिप इंडिया की मिली है. पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न्ड टू इंडिया, मतलब थर्ड वन क्या है कि वो पाकिस्तान मतलब इंडिया से पाकिस्तान तो चला गया था बट पाकिस्तान से वापस वो इंडिया आया. दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 7. पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. इंडियन ओरिजिन मतलब क्या है ना कि जो भी जिसके अभी हम लोग वो डिटेल में देखेंगे, जिसके मम्मी यहाँ पे है या पापा वहाँ पे है, इंडिया के है, तो इंडियन ओरिजिन मतलब उनके एंसेस्टर्स इंडिया के हैं. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 8 उनको भी ये सिटीजनशिप मिली थी. No person shall be a citizen of India or to be deemed to be a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. तो आर्टिकल 9 क्या बोलता है ना, वो बोलता है कि जो भी मतलब वॉलेंटरीली मतलब खुद से अगर वो किसी और फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, लेते हैं, तो उसको हम फोर्सफुली मतलब उसको हम सिटीजन इंडिया का सिटीजन नहीं बोलेंगे. ओके. एवरी पर्सन who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provision of any law made by the parliament. आर्टिकल 10 क्या बोल रहा है? एवरी पर्सन मतलब हर एक इंसान जो कि इंडिया का सिटीजन है, ही विल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन. मतलब अगर पार्लियामेंट के जब तक जो लॉज वहाँ पे चलेंगे तब तक वो सिटीजन रहेगा. वंस दे आर चेंजेस तो उसको सिटीजनशिप का भी चेंज करना पड़ेगा. ओके. The Parliament shall have the power to make any provisions with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship. ये आर्टिकल 11 में बोल रहा है. तो क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर्स है. पार्लियामेंट हैव द पावर मतलब सिटीजनशिप के एक्विजिशन मतलब एक्वायरमेंट के, और उसको टर्मिनेट मतलब उसका सिटीजनशिप लेना जो भी है टर्मिनेट करना है. तो ये पावर्स किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. ओके. तो अभी हम देखेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप. द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रिस्क्राइब 5 वेज, मतलब 5 तरीके से हम लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं. तो वो कौन से हैं? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. तो अभी हम पहले देखेंगे बाय बर्थ. अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन आर आफ्टर 26 जनवरी 1950 but before 1st July 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parents. मतलब उसके पेरेंट्स कोई भी कंट्री के हो, लेकिन अगर वो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले अगर वो इंडिया में पैदा होता है तो उसको बाय बर्थ का सिटीजनशिप मिलेगा. ओके. आपको ये 2 डेट्स याद रखनी है. बाय डिसेंट इसका मतलब क्या है? अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया के बाहर जो भी पर्सन पैदा होता है ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10th December 1992, he will be considered as a citizen of India by descent if his father was a citizen. मतलब अगर वो पर्सन इंडिया के बाहर भी पैदा होता है 26 जनवरी 1950 के बाद और 10th दिसंबर 1992 के पहले, और अगर वो टाइम पे जब वो पैदा हुआ अगर उसके फादर यानी उसके जो पिताजी हैं अगर वो इंडिया के सिटीजन रहेंगे उसके बर्थ के समय, तो उसको बाय डिसेंट का सिटीजनशिप एक्वायर होता है. ओके.
बाय बर्थ के आपको ये दो डेट्स याद रखने हैं, बाय डिसेंट मतलब उसको आपको ये याद रखना है अगर वो इंडिया के बाहर भी पैदा हुआ है लेकिन उसके डैडी जो है वो उसके मतलब वो पैदा होने के समय वो इंडिया के सिटीजन रहने चाहिए। बाय नेचुरलाइजेशन, अभी ये क्या है, अ पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ ही और शी इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 12 years throughout 12 months preceding the date of application and 11 years in the aggregate। अभी ये क्या है ना, आपको बस इतना याद रखना है कि वो 12 साल तक कंटिन्यू, वो 12 साल तक यहाँ पे इंडिया में रहे और उन्होंने सारे जो क्वालिफिकेशंस थर्ड शेड्यूल में मेंशन किए हैं हमारे सिटीजनशिप एक्ट के, उस वो उनके पास वो फुलफिल होने चाहिए। ओके मतलब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, 12 years। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देर आर सम चेंजेस, आपको वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी वो 12 years का कितने ईयर्स में चेंजेस हुआ है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट मी। By registration, citizenship can also be acquired through this. Some rules are a person of Indian origin who has been a resident of India for 7 years before applying for registration. A person of India origin who is a resident of any country outside undivided India. A person who is married to an Indian citizen and is ordinarily resident for 7 years before applying for registration। बस आपको registration के समय ये 7 years का डिजिट याद रखना है, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, अभी जो 1955 सिटीजनशिप एक्ट मतलब सीए का जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, तो उसमें क्या था, स्पेशल मेजर मतलब जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ये जो 3 कंट्रीज़ है ना, उसमें के जो माइनॉरिटीज़ है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन, तो ये उसमें से जो जो भी लोग हैं तो उनका जो ये 11 years का जो टर्म पीरियड हमने ऊपर देखा है ना बाय नेचुरलाइजेशन, तो वो टर्म उन्होंने कम करके वो कितना किया है, वो अभी 5 years किया है। ओके आपको ये याद रखना है। और मतलब इतना ही याद रखोगे, अभी जो न्यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ है उसके वजह से क्या हुआ है, जो 11 years का जो ये एग्रीगेट हमें नेशनलाइजेशन के लिए लगता था, तो अभी वो कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो भी हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन है जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में आए थे, उनके लिए वो कितना हो गया अभी, 11 years से कम होकर उनके लिए वो 5 years हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा था कि एक्विजिशन कैसे होता है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, ओके, फिर बाद में नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। ओके ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ट्राई टू जस्ट मेक नोट। और द नेक्स्ट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। If any foreign territory becomes a part of India, the government of India specifies the person who among the people of territory shall be citizen। मतलब अगर कोई फॉरेन टेरिटरी जैसे कि कोई जो भी जो इंडिया में प्लेस नहीं है, वो अभी इंडिया में आ रहा है वो टेरिटरी, तो इंडिया की गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि वो पर्सन मतलब कौन से उसमें के कौन से पर्सन्स इंडिया में आएंगे, इंडिया की सिटीजनशिप वो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पौंडीचेरी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, the government of India issued the citizenship order 1962 under the citizenship act of 1955। मतलब ये citizenship 1962 का जो था उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस थे। ओके तो उसके हिसाब से जो भी पौंडीचेरी जब इंडिया का पार्ट बना था तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो फुलफिल होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वही इंसान, वही पर्सन इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता था। द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप और ड्यूअल नेशनैलिटी। तो ये जो एक्ट है उससे हमको बस सिंगल सिटीजनशिप है हमारे इंडिया में। ओके ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, आपको ये याद रखना है। इट ओनली अलाउ सिटीजनशिप फॉर अ पर्सन बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। ओके तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमें सिटीजनशिप का एक्वायरमेंट कैसे होता है, सिटीजनशिप कैसे मिलती है। अब हम देखेंगे कि सिटीजनशिप टर्मिनेट कैसी होती है, दैट इज लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 3 ways ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। तो वो 3 ways कौन से हैं, रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। तो व्हाट डज रेनन्सिएशन मीन्स, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है,
Upon the registration of that declaration, that person ceases to be a citizen of India. However, if such a declaration is made during a war in which India is engaged, its restriction shall be withheld by the central government. तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि रेनेंसिएशन मतलब अगर वो खुद होकर बोलता है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए एंड दैट पर्सन इज ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, और अगर वो खुद डिक्लेयर करता है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मैं वो रिनाउंस अगर करता है तो उसकी सिटीजनशिप क्या होती है, टर्मिनेट होती है. द नेक्स्ट इज टर्मिनेशन. इंडियन सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड if a citizen knowingly or voluntarily adopts the citizenship of any foreign country. मतलब अगर वो खुद से किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेता है, ठीक है, खुद से लेता है, तो वो भी हम जब इंडिया की सिटीजनशिप उससे निकाल दी जाती है. द नेक्स्ट इज बाय डेप्रीवेशन. इट इज कंपल्सरीली टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब कब टर्मिनेट होती है, व्हेन द सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड. अगर बाय फ्रॉड मीन से वो सिटीजनशिप एक्वायर करता है. इफ ही हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इफ ही हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग वार. इफ he has within 5 years after registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years. पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि अगर मतलब उसको रजिस्ट्रेशन मिलकर मतलब रजिस्ट्रेशन उसने किया है या तो फिर रजिस्ट्रेशन से या तो फिर नेचुरलाइजेशन से अगर उसको सिटीजनशिप मिली है और अगर वो 5 साल के अंदर किसी और कंट्री में 2 साल तक अगर वो जेल में रहता है तो भी उसकी सिटीजनशिप निकाल दी जाती है. द नेक्स्ट इज he has been ordinarily resident out of India for 7 years. अगर वो इंडिया से 7 साल तक कोई और कंट्री में बाहर जाकर रहता है तभी भी इंडियन सिटीजनशिप बाय डेप्रीवेशन निकाली जाती है. ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप के 3 टाइप्स कौन से हैं. बाय रेनेंसिएशन मतलब वो खुद से जब खुद रिनाउंस करेगा कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, और बाय टर्मिनेशन, और थर्ड इज बाय डेप्रीवेशन. तो अभी हम लोग देखेंगे कि सिंगल सिटीजनशिप. तो इंडिया जो कंट्री है, तो हमारी जो कंट्री है दैट इज अ फेडरल वन एंड इट एनविसिजेस अ ड्यूअल पॉलिटी. मतलब हमारी ड्यूअल पॉलिटी इन सेंस क्या, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे 2 टाइप्स है. इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप दैट इज ओनली इंडियन सिटीजनशिप. इवन दो हमारा ड्यूअल पॉलिटी है, वी हैव सेपरेट सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हमारी सिटीजनशिप सिंगल है. द सिटीजन्स इन इंडिया ऑफ एलिजेंस ओनली टू द यूनियन. मतलब वो सिर्फ यूनियन को रेस्पॉन्सिबल है. देर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप. अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर स्टेट के हैं तो हमारी पर्टिकुलर स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं होती. ओनली वी हैव अ सिटीजनशिप नेम्ड इंडियन सिटीजनशिप. In India, all citizens, irrespective of the state in which they are born or reside, enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country, and no discrimination is made between them. वो कोई भी मतलब कहाँ पर भी कोई भी स्टेट में वो अगर मतलब उसका बर्थ होता है या कोई भी स्टेट में वो रहता है और वो कहीं भी इंडिया के कोई भी स्टेट्स में जाए तो ही एन्जॉयज द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. वहाँ पे कोई सिटीजनशिप में डिस्क्रिमिनेशन या वो सिटीजन कहीं और स्टेट का है या कोई दूसरे नॉर्थ को बिलोंग करता है, साउथ को बिलोंग करता है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. तो हम ड्यूअल सिटीजनशिप देखते हैं. ड्यूअल सिटीजनशिप के एग्जाम्पल्स है यूएसए एंड स्विट्जरलैंड. In USA, each person is not only a citizen of India, but it is also the citizen of particular state to which he belongs. मतलब जैसे यूएसए में कैसा है ना, 2 सिटीजनशिप होती है. एक तो उनकी यूनियन सिटीजनशिप जो पूरे उनके कंट्री की है, एंड द सेकेंड इज द स्टेट सिटीजनशिप. दे एन्जॉय ड्यूअल सेट ऑफ राइट्स. वन सेट कन्फर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट, एक नेशनल गवर्नमेंट की, और दूसरी है वो स्टेट गवर्नमेंट की. मतलब उनको 2 मतलब राइट्स होते हैं, 2 सिटीजनशिप मिलते हैं. लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है. तो फ्रेंड्स, आपको ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि ड्यूअल सिटीजनशिप्स को मतलब कौन से कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, कौन से कंट्रीज को ड्यूअल सिटीजनशिप है, कौन से कंट्रीज को सिंगल सिटीजनशिप है. तो आपको ये याद रखना है. तो अभी ये विल सी सम आर्टिकल्स एट अ ग्लांस. तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 6 क्या बोलेगा, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स. मैंने बोला था स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि पर्सन्स जो पाकिस्तान को गए हैं, ठीक है, वो आर्टिकल 6 में मेंशन है. आर्टिकल 7 में
आई एम रियली सॉरी, आर्टिकल 6 में बताया है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, पाकिस्तान से जो आए हैं, स्मॉल करेक्शन, आर्टिकल 7 बोलता है कि जो पाकिस्तान को गए हैं, पहले आना है और फिर जाना है, ओके। तो आर्टिकल 5 है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, आर्टिकल 6 है कि पहले आना है, ये याद रखना है आपको कि जो इंडिया में आए हैं। 7 क्या है, जो इंडिया से बाहर गए हैं पाकिस्तान को। 8 क्या है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 9 बोलता है कि जिसने वॉलेंटरीली बाहर फॉरेन कंट्री का सिटीजन एक्वायर किया है। आर्टिकल 10 बोलता है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, और आर्टिकल 11 बोलता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ओके फ्रेंड्स, आपको ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 तो आपको ये याद रखने ही है। दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज आस्क्ड इन एवरी एग्जाम। तो अभी हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। इन विच ईयर पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट। तो पहला हमारा जो सिटीजनशिप था इट वाज इन 1955। अभी मैंने जैसे आपको बोला था कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, दिस इज कैपिटल आई, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो वो ब्रिटेन और कनाडा दोनों से हमने वो लिया था। Third is which among the following article deals with the right of citizenship of certain persons of India origin residing outside of India। मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था कि आर्टिकल 8 वो बोलता है। The next is what is the minimum stay essential before a person can apply for Indian citizenship। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। नेक्स्ट इज इन इंडिया द पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप लाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन देता है हमको सिटीजनशिप? इट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके फ्रेंड्स, this is all from my side. If you have any questions, please ask me in the comment sections, or try to make notes, try to clear your doubts as soon as possible. You can ask whatever questions you have. Be free and ask me in the comment section. Okay, that's it. Thank you. Bye bye.